हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए टेस्ट पेपर में। ये टेस्ट नंबर हमारा 10 है और ये जीएस वर्ल्ड का जर्नल साइंस का टेस्ट है। ठीक है, तो वैसे तो मैं चाह रही थी कि 8 या 9 टेस्ट नंबर करवा दूं, बट क्या है कि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री है, वो हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं अन्य टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि पहले जर्नल साइंस कर लेते हैं। इसमें पूरे आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और ये टाइम भी मेंस का चल रहा है, बट क्योंकि प्रीलिम्स को भूलना नहीं है और प्रीलिम्स हमारे लिए उतना ही ज़रूरी जितना कि मेंस। अगर पहली बाधा हमारी पार नहीं होती, प्रीलिम्स क्रॉस नहीं होता, तो हम मेंस में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो साथ में प्रीलिम्स को भूलना नहीं है, तो अपनी तैयारी को भी और तेज करते रहना है। मैं अभी 4-5 दिन के अंदर फिर यूपी आरओ के टेस्ट सीरीज़ को लाऊंगी, क्योंकि पेपर आपका पोस्टपोन हो गया है। तो वो यूपी आरओ हिंदी ग्रामर रहेगी, जो आपका दूसरा पेपर होता है, तो फिर हम उसको भी देख लेंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए केवल जीवित प्राणियों का, बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित व मृत जानवरों दोनों का, या डी जीवित व मृत वनस्पति का। ठीक है, वनस्पति या दोनों का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी आपका सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। और जीव विज्ञान के विभाजन आपका विज्ञान की 2 शाखाओं में किया जाता है। जंतु विज्ञान जो जंतुओं का अध्ययन करती है, और वनस्पति विज्ञान जो वनस्पतियों का अध्ययन करती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल जीवित प्राणियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ऑप्शन है खाली आंख द्वारा, बी कंपाउंड दूरबीन द्वारा या खुर्दबीन द्वारा, सी हैंड लेंस द्वारा, या डी इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, मे बी कि ये नया जो इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन लिखा है नया इक्विपमेंट होगा, इसलिए इसका नाम मे बी कि खुर्दबीन ही होगा। बात करें अगर, तो डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका हैंड लेंस द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, सेकेंड ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, सी ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए अगर उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म जो ये आपके विषाणु जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, युगलीना वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, अनावृत बीजी पौधे फूल देने वाली न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन है सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, या डी लोहा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए हम पोटेशियम जो एक आवश्यक खनिज लवण है, इसके स्रोत मांस दाब नियंत्रित करने में सहायक होते हैं तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। इसके स्रोत लवण, मांस, मछली, अंडा एवं दूध है। लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पैरिडॉक्सिन है। ऑप्शन है डैश, ऑप्शन है विटामिन सी, बी विटामिन B2, सी विटामिन ई, या डी विटामिन B6। अगर हम बात करें कि पैरिडॉक्सिन आपके विटामिन B6 को कहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर इस आंसर का सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है। ऑप्शन है रेनिन, बी ट्रिप्सिन, सी सिक्रेटिन, या डी पेप्सिन। बात करें अगर हम अग्नाशय की, तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है, और जिसके फलस्वरूप अग्नाशय से 5 अग्नाशयी रस एमाइलेजिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज एवं रेनिन का श्रावण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सिक्रेटिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो कह रहे हैं ऑप्शन है कनिनिका यानी कि कोर्निया, बी नेत्र तारा, सी अक्षपट यानी कि रेटिना, एंड डी लेंस। तो मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जिस स्थान पर बनती हैं वो आपका होता है लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु, या डी आयन।
अगर हम यहाँ पर बात करें साइक्लोट्रॉन की, तो साइक्लोट्रॉन का कण आयन त्वरण मशीन है जिसमें आवेशित कण देखिए हमने बात किया कि साइक्लोट्रॉन का कण आयन त्वरण मशीन है जिसमें आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इसमें प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि के वेग से उच्च वेग उत्पन्न होता है। यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कथन कारण का। कह रहे हैं सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जाताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण आर कह रहे हैं कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है कूट की सहायता से। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। हम अगर बात करें तो देखिए जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का सबसे सस्ता एवं महत्वपूर्ण स्रोत होता है ना, सबको पता है, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज, लवण आदि पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं जिनसे ये पौधे अपनी पत्तियों में उपस्थित हरे रंजक क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और इस क्रिया में ग्लूकोज बनता है और रासायनिक ऊर्जा तथा पौधे को भोजन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गति प्रेरक का कार्य होता है। ऑप्शन ए यह हृदय स्पंदन कम करता है। बी यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। सी कह रहे हैं कि यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है एंड डी कह रहे हैं कि यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। यहाँ पर गति प्रेरक का कार्य पूछ रहे हैं। देखिए गति प्रेरक यानी कि जिसे हम पेसमेकर बोलते हैं, एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है जिसके माध्यम से हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है या समायोजित इस तरीके से करता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन ए घास स्थल के लिए, बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के या डी आनुवांशिक विभिन्नता के। जो जीवमंडल होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एज कंजर्वेशन एरिया, तो ये किस लिए होते हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं हमसे। देखिए बात करें तो यूनेस्को द्वारा संचालित मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1968 में यह परिकल्पना की गई कि दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए उनके मूल आवास में ही संरक्षित करते हुए उनके समग्र पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ परिवर्धन की स्थितियां पैदा की जाएं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। ठीक है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो ये हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, विगुरुत्वीय संकुचन से, थर्ड है आपका रासायनिक अभिक्रिया से या फोर नाभिकीय विखंडन से। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड, सी फर्स्ट तथा फोर या डी केवल फोर। तो देखिए तारों के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक निर्वात यानी बाह्य प्रवाह रुक जाता है और तारों में गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़ित, ठीक है, तारों में जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो मतलब कि संपीड़न उत्पन्न करता है तथा दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव के कारण होता है। तो इन दोनों बलों में हजारों अरबों वर्ष तक संतुलन बना रह सकता है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड यानी नाभिकीय संलयन से और सेकंड गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है। ऑप्शन ए गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा, बी निम्न रक्तचाप, सी रक्ताल्पता या डी जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। कह रहे कौन पोटेशियम मतलब पोटेशियम की कमी से है ना। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पोटेशियम डिफिशियंसी। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व है जिसके स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियां हैं। इसका महत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कायिकी से है। इसकी कमी से उक्त रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात,
का खतरा रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, है ना, संबंध है तो ए से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। ऑप्शन ए अंड स्वेतक, बी गूंद के, सी मांडी के, या डी श्लेष के। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो औषधि वितरण में काम आने वाले संपुट श्लेष्म झिल्ली के बने होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्लेष के। ठीक है, चलिए श्लेष्म झिल्ली के बने होते हैं, तो कह रहे बने होते हैं तो श्लेष्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, या डी फ्रक्टोज। तो ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बनते रहते हैं इस तरीके के साइंस में, है ना। तो देखिए अगर बात करें तो मधुमक्खी का मुख्य उत्पाद शहद है। इसमें मुख्यतः दो शर्कराएं के रूप में फ्रक्टोज तथा माल्टोज, जल आदि पाया जाता है। तो जो फ्रक्टोज और माल्टोज उसमें पाया जाता है, फ्रक्टोज, माल्टोज और जल, है ना। तो आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर है कि शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शहद में इन्होंने पूछा कि शहद का प्रमुख घटक है। पाए तो दोनों ही जाते हैं, फ्रक्टोज और माल्टोज, बट क्योंकि आंसर भी इन्होंने फ्रक्टोज कह दिया तो मैं बता रही हूँ, पर पाया इसमें माल्टोज भी जाता है। वैसे माल्टोज का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि इन्होंने दे दिया है तो कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुणे में, बी लखनऊ में, सी हैदराबाद में, या डी बंगलौर में। बात करें अगर यहाँ पर तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस आपका पुणे में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल है एक। ऑप्शन है कीटनाशी, बी विटामिन, सी स्टेरॉयड, या डी एंजाइम। बात करें अगर तो कोलेस्ट्रॉल एक आपका स्टेरॉयड होता है। यह रक्त में पाए जाने वाले पीले रंग का एक मोम जैसा वसी पदार्थ होता है, और यह पदार्थ जब रक्त में अधिक हो जाता है तो रक्त नलिकाओं में थक्का बनकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक स्टेरॉयड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है वे अधिक उत्पादन द्वारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, बी वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती होता है, सी वे V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, या डी कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। साइंस का है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग रहेगी। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, वे अधिक विद्युत द्वारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि समृद्ध यूरेनियम होता है। ऑप्शन ए विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, वे प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, सी प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, या डी क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। बात करें अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि समृद्ध यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत संघटक समस्थानिकों को विलग करने की प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, जो भी नया हो वो आप @resource UPPSC को सर्च करके टेलीग्राम और यूट्यूब पर देख लीजिए। मैंने लगभग कुछ नहीं तो 80+ टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए। 80+ का मतलब समझते हैं बहुत, इतने अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप, और मैंने ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट का, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री सबका मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो 80+ से ज़्यादा हमारे टेस्ट पेपर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है, जिसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देने। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। जब लगेगा मैं अभी RO मेंस हिंदी और मेंस हिंदी ग्रामर PCS जो आपका पेपर आता है उसके पेपर देखूंगी, फिर उनके लिए देखती हूँ, अगर लगेगा तो करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें तो लगती हैं। और फिर इसके बाद में मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन, जो अब ये अपना 2024 जनवरी से करंट अफेयर है, इसके जो टेस्ट पेपर निकलेंगे मैं उनको करवाऊँगी। और अगर टाइम नहीं रहा तो मैं पेपर को ऑनलाइन अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग उनको वहाँ से एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, फ्री रहता है, इसमें क्या जाता है। और इतने पूरे यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतने पेपर मुझे नहीं लगता जल्दी किसी ने करवाए हैं, है ना।
कोई ना कुछ तो रहता है कि 99 रुपये पे करना होता है, 249, 239, जिसका जैसा बनता है। मेरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस उद्योग में अनभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है लोहा और इस्पात, बी खिलौने, सी ग्लास और कुम्हारी, एंड डी विद्युत या विद्युत। बात करें तो अनभ्रक का कच्चे माल के रूप में विद्युत उपकरणों में प्रयोग होता है। अनभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर खनिजों में भारत प्रथम स्थान पे नहीं है, या तो द्वितीय पे है या तो तृतीय पे है ना। ज़्यादातर चाइना हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, पर एक कुछ चीज़ों में भारत भी प्रथम स्थान पर, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी एथिल एल्कोहल, या डी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो बात करें अगर शांति के रूप में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला शांतिकारक औषधि के रूप में, तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है आपका KBR का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। आप देखते हो ना, लोग बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स खाना है या स्लीपिंग पिल्स खानी चाहिए। हालांकि स्लीपिंग पिल्स नुकसान करती है, एमरजेंसी में कभी खा लो, लेकिन वैसे स्लीपिंग पिल्स नहीं खानी चाहिए, बहुत हार्मफुल होती हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो यूज़ होता है मोटा मोटा, वो नींद लाने वाली दवा के रूप में होता है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का। इन्होंने बताने के लिए बोल दिया कि एक शांतिकारक, लेकिन मोटा मोटा याद रखो कि नींद लाने की जो दवा खाता है कोई व्यक्ति या यूज होती है, उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है, प्रयोग होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, ये याद रखना है। ऑप्शन ए व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, बी लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, सी निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है, या डी इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दूर दृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो दूर से वस्तुओं को देख लेता है, किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसी के उल्टा ये भी समझ लो इसी कॉन्सेप्ट में कि जो निकट दृष्टि दोष होती है ना, तो ये क्योंकि देखो दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है कि दूर से जो वस्तुएं होती उनको देख लेता है, परंतु पास की नहीं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की नहीं देख पाता, दूर की। तो इस तरीके से हो जाता है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, और इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है कि अवतल लेंस, हालांकि ये गलत है क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस होना चाहिए था, लेकिन आंसर में गलत ही पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग अच्छी नहीं बनती, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, लेकिन याद रखना कि ये गलत है। इसमें यूज उत्तल का होता है, पर इन्होंने अवतल लिखा है, तो गलत ही बताना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जब ताप का मान होता है। ऑप्शन ए -40 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 32 डिग्री, या डी 100 डिग्री। बात करें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान की इकाइयां हैं, और इन थर्मामीटरों में -40 पाठ्यांक दोनों का समान प्रेक्षण देता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। दो सूचियाँ दी गई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कह रहे हैं कि भौतिकीय राशियाँ हैं और ये इसकी इकाई है। ऑप्शन है त्वरण जूल, बी बल न्यूटन सेकंड, सी कृतकार न्यूटन, एंड डी आवेग मीटर सेकंड। अगर हम इनको हमें मिलान करना है तो हम इस तरीके से मिलान करें तो देखिए वेग परिवर्तन की दर बराबर त्वरण मीटर प्रति सेकंड होता है। बल की बात करें तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन होता है। बल के बारे में अगर बात की जाए तो बल का आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा न्यूटन से। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर त्वरण, अगर आपकी बात करें तो न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कृत कार्य की बात की जाए तो ये आपका जूल हो जाएगा, और आवेग की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें आंसर को,
देखिए सबसे मोटा मोटा याद रखिए A4 से मिलान है, तो A4 इसमें आपको ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर एक सही मैचिंग मिल जाती है तो हमें आगे नहीं मैच करना है, अगर नहीं मिलती है तो फिर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर फिलहाल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन या डी गंधक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है ना। तो देखिए संसार के सभी जैव तथा अजैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित है और कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कार्बन ही होता है, जो अपने सहसंयोजन बंधों द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। सेकंड, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। थर्ड है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। एंड फोर्थ है नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अब देखो यहाँ पे कई चीज़ें आपको पता चल जा रही हैं कि वायु का मुख्य घटक क्या है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन का प्रयोग क्या वाकई में घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये इसकी बात पता चल जाएगी। क्या वाकई में हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है और साइंस में तो कई बार वन लाइनर में ही पूछते हैं, बहुत बड़ा तो क्वेश्चन बनाते नहीं हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है, ये सही है ना। दूसरी बात कह रहे हैं कि यह उजली छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है और यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सही कौन से हैं, तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही आपके सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया है, ओके। पर ऑप्शन इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को बोला है, जो कि इन्होंने बोला था कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है। चलिए कोई नहीं, गूगल से भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। ऑप्शन ए पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। सी मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। थर्ड है आपका पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। एंड 4 फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो कूट दिया गया है यहाँ पर, कूट है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट एवं सेकेंड, बी फर्स्ट एवं थर्ड, सी सेकेंड एवं थर्ड या डी फर्स्ट थर्ड एवं फोर्थ। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखिए पीतल तांबा और जस्ता मिलाने से बनने वाला मिश्र धातु है एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइड Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट तथा कोर्नडम होता है। पारा मिश्रित पदार्थ अम्लगम कहलाता है तथा फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका डैश। ऑप्शन है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। बी परमाणु भार भिन्न परंतु क्रमांक समान होता है। सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के, तो देखिए कह रहे हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन है ल्यूकीमिया, बी पैरालिसिस, सी स्क्लेरोसिस या डी मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, है ना, जिसको बोलते कि माइंड में सूजन आ गई। तो देखिए बात करें तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ये है आपके प्रदूषक और ये है प्रभाव। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, सी धूलकण श्वास संबंधी रोग एंड डी सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो इनमें देखिए प्रभाव पड़ते हैं, आपको पता है, इसलिए कई सारे
सम्मेलन हुए, कई सारी संधियाँ हुई, मिनामाटा रोग सम्मेलन हो गया आपका, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि इनसे इन प्रदूषकों से दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं मानव शरीर में, है ना। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके मिलान की, तो कार्बन मोनोजाइटस से जो प्रभाव होता है वो आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है ना। तो ए आपका 4 से मिलान हो जाएगा। अगर बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये आपके श्वास संबंधी रोगों को बहुत बढ़ा देते हैं, B3 हो जाएगा आपका। धूल कण की बात करें तो इससे आपके कैंसर की संभावना होती है या हो ही जाता है। एंड डी सीसा लेड की बात करें तो ये लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, यानी कि नुकसान देता है। तो इस तरीके से कूट का चुनाव करें अगर हम, देखिए डी आपका 1 है ना, यहाँ पर देखिए D1 एक ये हो गया और एक ये हो गया, और मिलान करें अगर आपका A4, तो A4 और D1 यानी कि बी ऑप्शन ही इसमें सही है। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में आपके नाम दिए, सूची सेकंड में ये आपके नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए EEG मांसपेशी, B ECG आँख, C EOG मस्तिष्क, या D EML हृदय। तो देखो, आपने कोई नाम अगर नहीं सुना होगा तो ECG का नाम तो हर समय सुनते ही है। कहीं ना कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि उसका ECG हो रहा है या ECG की रिपोर्ट आ जाए, है ना, इस तरीके सुनते हैं ना। तो देखो बात करें अगर हम EEG की, तो EEG आपका मस्तिष्क के लिए प्रयोग में होता है। जो जांच होती है या जो इसका नाम होता है वो मस्तिष्क के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ECG, तो ये आपका हृदय के लिए, जिसको भी हृदय से संबंधित या हार्ट से संबंधित समस्या होती है उसके लिए ECG जरूर होता है, नाम सुनते रहते हैं ना। EOG की अगर हम बात करें तो ये आपका आंख से संबंधित जांच हो गई या नाम हो गया, और EML की बात करें तो मांसपेशी से। तो इस तरीके से देखें तो जो भी हमने कूट का मिलान किया है A3 है ना, तो A3 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन B यहाँ पर सही हो जाता है। और भी चीज़ सही सुमेलित होगी, बट एक बार देख लो, EML का आपका मांसपेशी से यानी D1, तो ये भी यहाँ पर सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्लू मून परिघटना होती है। ऑप्शन ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, B जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, C जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, यदि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तो इसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। यानी कि जो ऑप्शन है फिल्म, B लेंस, C शटर या D आवरण। देखिए ये दोनों तो आप एक तरीके से, हाँ, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जब भी इन्होंने कहा कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा, यानी जो कैमरे वीडियो वगैरह बनाने में होते हैं उनमें किस भाग से, क्योंकि कैमरे से भी शूट किया जाता है, जो शूट करके दिखाते हैं वीडियो वो हम लोग देखते हैं, और आँख से हम डायरेक्ट ही देखते हैं, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि इस कैमरे में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आँख में भी होती है और उन दोनों को एक दूसरे से बोला जाता है कि ये उसके बराबर है या इस तरीके से। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप हटा दो, आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए या एक होगा। तो आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना अपने में से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो फिल्म, आप देखते हो ना कैमरे में भी बोलते हैं, तो फिल्म नाम सुनते रहते हैं, है ना। वो फिल्म नहीं जो एक मूवी बन के तैयार होती है, उसमें एक चीज़ होती है कि हाँ फिल्म शूट हो रहा है, या उस जैसे आँख से देखते हैं वैसे उससे भी बनी हुई चीज़ को देखते हैं, तो वो उनकी तुलना की जाती है। तो ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है डैश। ऑप्शन है भ्रूण के लिंग को, C अमीनो एसिड के प्रकार को, C प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या D हार्मोन के प्रकार को। बात करें अगर यहाँ पर तो एमिनियोसेंटोसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। और इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रूण लिंग को।
देखो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल भ्रूण के लिंग को ही चेक किया जाएगा कि लड़की है या लड़का है ना। इस तरीके से जो जांचें होती रहती वो अच्छी नहीं होती है। वो और भी चीज़ों को जांचते हैं कि मतलब जो बच्चा है वो सही है कि नहीं सही है, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो केवल इसको लेके मत सोचना, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन, या डी आयोडीन। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए आयोडीन ऐसा तत्व है जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन्होंने पूछा था कि आवश्यक नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि कई बार यही चीज़ क्वेश्चन में गलत करवा देते क्वेश्चन को, है ना। आवश्यक है, नहीं है, या सही बताना गलत बताना, ये ध्यान रखना है। तो आयोडीन ऐसा तत्व है जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। अब यहाँ पर भी सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। बी, उसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद परतंत्र होता है। या डी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। क्योंकि सही नहीं है बताना है, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र आपका अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक बंद तंत्र ना होकर खुला तंत्र होता है। तो सी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए, तो खुला होना चाहिए। चूंकि हमें सही जो नहीं है वो बताना है, तो इसलिए सी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। ऑप्शन है 0, बी 15, सी 25, या डी 50। तो देखिए एक गिलास पानी पीने से व्यक्ति को 0 कैलोरी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चूंकि पानी का रासायनिक रूप H2O होता है, जबकि ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, और जिसका रासायनिक रूप C6H12O6 होता है। यह ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 0 कैलोरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर भी संबंधित नहीं बताना है। ऑप्शन ए, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग है। बी, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी कि झुकाव। सी, विषुव अयन पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति है। एंड डी, सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण। तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो सही नहीं है इससे संबंधित वो बताना है, तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, या डी नाइट्राइड। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इन्होंने पूछा कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है। तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, जो NO3 होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान नहीं रहता। तो कूट दिया गया। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हम अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए पशुओं के आंत में सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, परंतु मनुष्यों में ऐसा नहीं है। सेलुलोज के उदाहरण कपास में 90%, जबकि स्टार्च को अपघटित करने वाले एंजाइम डायस्टेज मनुष्यों में विद्यमान रहता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेंस, बी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, सी कैंडिडा स्लूफी, या डी ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। थोड़ा सा साइंस के जो शब्द हैं तो अजीब से ही लगेंगे, है ना, तो आराम से इनको देखिए। आंसर की बात करें तो आंसर हमारा कहता है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सामान्यतः सैक्रोमाइसीज रेबेसी नामक खमीर ईस्ट प्रयुक्त होता है। तो अगर बात करें अगर यहाँ पर हम, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ऑप्शन है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। बी भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। एंड डी जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और आपका पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम आंसर की बात करें तो एक जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का जो सही क्रम है वो आपका सी हो जाएगा, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर भूदृश्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। ऑप्शन है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, सेकेंड तेल चालित स्वचलितों की संख्या विस्फोटन, थर्ड सौर धंधक में वृद्धि, एंड फोर अत्यधिक वनोन्मूलन। तो कह रहे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए कोट के द्वारा। कोट है हमारा ऑप्शन ए केवल सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट सेकेंड तथा फोर, सी केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर, या डी केवल फर्स्ट तथा फोर। कहते जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड तथा फोर, यानी कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचलितों की संख्या विस्फोटन और आपका अत्यधिक वनोन्मूलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन है दृश्य किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, या डी एक्स किरणें। बात करें तो एक्स किरणों में ऊर्जा अधिकतम होती है और ये किरणें अति सूक्ष्म आवेशित कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक्स किरणें। ओके, देखो नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक गांव के संकल्पना का विकास आधारित है डैश। ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी राजनैतिक विकास, सी परिवहन एवं संचार का विकास, या डी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बात करें यहाँ पर, देखिए बात करें तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार पर आधारित है, विशेष रूप से इंटरनेट आधारित, है ना, संचार व्यवस्था ने पूरे विश्व के एक गांव की संकल्पना में। तो इस तरीके से हम बात करें ऑप्शन की तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन एवं संचार का विकास, है ना, क्योंकि उसके द्वारा इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, बी कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, सी हरे पेड़ों को काटने के लिए, डी खाद बनाने के लिए। देखिए बात करें अगर हम इंसिनरेटर्स का प्रयोग तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है और इंसिनरेटर्स का अर्थ होता है जलाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन है कॉस्मिक किरणें, या बी प्रकाश, सी इलेक्ट्रॉन, या डी पराध्वनिक तरंग। तो बात करें यहाँ पर अगर हम देखिए प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकती है और इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश तरंगे या प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रेफीन होता है। ऑप्शन है कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का समस्थानिक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है और यह कार्बन के द्विआयामी रूप में खटकोड़ी जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। कारण आर कहता है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये मानव की खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव अंग सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषक नहीं करते, अतः कथन सही है परंतु कारण जो है हमारा वो गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए वे जैव उत्प्रेरक हैं, सेकंड वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए हम बात कर लेते हैं एंजाइम के बारे में। देखिए ये सही है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं।
तो इस तरीके से है ना उत्पादित होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि आदि बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। देखो ये जो कुछ कुछ चीज़ें पीडीएफ में देते हैं ना, ये बहुत अच्छी देते हैं। केवल इन्हीं से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन सी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है और नाम दे देंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ऑप्शन है लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल या डी नीला हरा शैवाल। कह रहे जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवाहक ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। इनमें नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि का उपजाऊ बनाने में, परिणामिता करने में होता है। ठीक है, नॉस्टॉक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा नीला हरा शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि श्याम वीवर होता है। ऑप्शन ए हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, बी सूर्य पर एक धब्बा, सी अंटार्कटिका की एक जगह या डी सिमटा तारा। बात करें तो सूर्य के द्रव्यमान से अधिकेंद्र के द्रव्यमान वाले तारों में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो ये अत्यधिक संघनित पदार्थ के पिंड बन जाते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रॉनों से बने होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से सिमटा तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। ऑप्शन है त्रिज्या बढ़ जाती है, बी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुले का लोप हो जाता है, यदि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत कम से कम 10 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 10 टाइम्स हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको बहुत याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना फंसाते हैं, इसलिए वो लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है केवल साइंस में और क्वेश्चन नहीं है, बहुत है, बट ये क्वेश्चन फंसाते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी कोरंडम, सी जिप्सम या डी टैल्क, है ना। तो बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। CaSO4 2H2O और यह एक श्वेत रवादार ठोस पदार्थ है। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो हाँ, जिप्सम आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। सेकंड, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने को बोल रहे हैं। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करेंगे सुपोषण के बारे में। तो जब कोई जल क्षेत्र खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो यह शैवालों एवं जलीय पादपों में वृद्धि को प्रेरित करता है और यह प्रक्रिया आपकी सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। देखिए इस टेस्ट सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम और क्वेश्चन कवर करेंगे और जो हमारे 15 या 20 समथिंग क्वेश्चन छूट गए थे उस टेस्ट सीरीज के, उनको हम इसमें लास्ट में कवर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इतना आप प्रैक्टिस कर कीजिए। 50 क्वेश्चन मैं सोच के चलती हूँ, पर चूँकि शोर शराबा बहुत होता है तो फिर टेस्ट सीरीज में डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए आप अभी इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।